हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम चैप्टर फर्स्ट के आज एनसीईआरटी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहा है हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ये क्या कह रहा है कि हम एक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं बिना उसे टच करें। मतलब हमें क्या करना है, एक मेटल के स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना उसको टच करें। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ये स्फीयर। ये क्या है, एक अनचार्ज स्फीयर है। ठीक है, अब हमें इसे पॉजिटिव चार्ज देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक रोड लेके आएंगे इसके पास, जो कि कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज रोड होगी। ठीक है, हम एक नेगेटिवली चार्ज रोड को इस स्फीयर के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इस फेस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस फेस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसी फेस पे पॉजिटिव आया, इस फेस पे पॉजिटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास वाले फेस पे पॉजिटिव आएगा और इसके अपोजिट फेस पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये मेटल्स का स्फीयर है इसको हम क्या करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, हमारी रोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रोड को हटा देंगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर पे। तो क्या हो गया, अब ये हमने जो अनचार्ज स्फीयर लिया था वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यही हमें करना था, हमने इसको टच भी नहीं करा, हमने तो सिर्फ क्या करा है, एक रोड को इसके पास लेके आया है और अर्थ से कनेक्ट करा है, हमने कुछ नहीं करा। तो मतलब हमने इसको टच नहीं करा और हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यही हमें करना था। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम बिना टच करे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड देखते हैं। ये कह रहे हैं इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। ये कह रहा है किसी एक बॉडी से एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देखते क्या कह रहे हैं, जैसे कि लेट करते हैं हम, ये ए बॉडी है और ये क्या है, बी बॉडी। ये कह रहा है कि एक बॉडी से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब ए बॉडी से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। ओके, अब आगे क्या कह रहा है ये, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन अदर बॉडी। ये कह रहे हैं कि कितना टाइम चाहिए हमें, मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन अदर बॉडी। मतलब कि इस बॉडी पे टोटल 1 कूलम्ब चार्ज लाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। दोबारा देखते हैं हम नॉर्मल क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक बॉडी से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हमें दूसरी बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज लाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसने कह रखा है कि एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में निकलेगा, ये नीचे चला जाएगा 1/10⁹ सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में जाएगा, 1/10⁹ सेकंड। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, हमें पता है ये। ठीक है, तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/this, ये नीचे चला जाएगा। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने कहा है कि इस बॉडी पे 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए। 1 कूलम्ब चार्ज का क्या मतलब, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस बॉडी पे। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में जा रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में जाएंगे, दिस इनटू दिस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने चाहिए हमें भेजने हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दिस इनटू दिस। तो ये हो गया हमारे पास। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा, इतना। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 198 ईयर्स, ठीक है। अब ये देखने की बात है कि सिर्फ एक कूलाम के चार्ज को हमें ट्रांसफ़र करने के लिए लगभग 200 साल लग जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो अब ये कितनी बड़ी यूनिट है कि सिर्फ एक कूलाम के चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें लगभग 200 साल लग जाते हैं। तो आप अब सोच लो कितनी बड़ी यूनिट है ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। पानी के एक कप में कितना चार्ज होगा, ये पूछ रहा है कि पानी के एक कप में कितना चार्ज होगा। हमारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसमें 4 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं आपने। देखते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, देन हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और उसके बाद हम टोटल चार्ज। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को अभी कैसे हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो कप है वो कितने ग्राम का है, 250 ग्राम। जब हमें नहीं दिया होता कुछ भी कि कप की वेट कितना है, तो हम क्या लेट कर लेते हैं कि लगभग हमेशा कि वो कप कितने का होगा, 250 ग्राम का होगा, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि कप कितने का है, 250 ग्राम का है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, नंबर ऑफ़ मोल्स। और नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब गिवन मास तो हमें दिख गया कितना है, 250 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालेंगे, कप के अंदर क्या है, वाटर यानी कि H2O। तो H2O का मोलर मास कितना होता है, निकालते हैं। 2 × 1 प्लस इसका कितना होता है, 16। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 18। तो मोलर मास कितना होगा, 18, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। H2O क्या मॉलिक्यूल, तो अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10 23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल में कितने होंगे, दिस इनटू दिस। अगर इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 × 250/18। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब इन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, दिस इनटू दिस। जब एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, दिस इनटू दिस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास, इंटू 250/18 × 10, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, N के, ठीक है। N आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू दिस
6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू 10, और ई हमें पता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। क्या कह रही है, Coulomb's law किसके लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, और न्यूटन लॉ किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो स्टेशनरी पॉइंट मासेस के बीच में। दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, इन्वर्स किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों में ही आता है 1/r², तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, जो फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये बोल रहा है ये। और फिर अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की हमें क्या करनी है, रेशियो। सबसे पहले किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कि Q1 Q2/r²। हमें पता है, हमने कूलम्ब्स लॉ से पढ़ा था। ठीक है जी, तो के Q क्या है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे हम किसकी देख रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फर्स्ट पार्ट है। हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। Q1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Q2 क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है दोनों का, लेकिन उनकी जो साइन होता है वो अलग होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि हम कूलम्ब्स लॉ में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे, तो हम इसको के E² लिख सकते हैं बाय r²। ठीक है, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2/r²। m1 क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड देन r²। हमें क्या निकालनी है, हमें तो रेशियो निकालनी है Fe/Fg, तो ke²/r²। इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स me mp इंटू r², ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ke²/g me mp। के की वैल्यू पता है हमें 9 इंटू 10⁻⁹, ई की भी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जी की भी पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये इन सब की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 इंटू 10⁻39। जब हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सोल्व करके 2.4 इंटू 10⁻39। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, 2 प्रोटॉन्स के लिए, 2 प्रोटॉन्स के लिए। ठीक है, तो Fe कितना हो जाएगा, कि प्रोटॉन का चार्ज, ये भी प्रोटॉन का चार्ज, तो हम p² लिख सकते हैं, यानी कि p क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन प्रोटॉन बाय r²। ठीक है, Fg कितना होगा, जी प्रोटॉन का मास इंटू प्रोटॉन का मास, तो हम यहाँ प्रोटॉन के मास का स्क्वायर कर सकते हैं बाय r²। तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, Fe/Fg kp²/r² इंटू जी mp², ये ऊपर चला जाएगा r², ये कट जाएगा, kp² जी mp²। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे k की, p की, g की और mp की। तो हम उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴
36। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉन। क्या कह रहा है ये, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक है, और वो किससे सेपरेट है, कितनी डिस्टेंस से सेपरेट है, वो 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, देखते हैं बी पार्ट, ये ए पार्ट था हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, बी पार्ट। हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, Q1 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और चार्ज ऑन प्रोटॉन वो कितना होता है, वो भी सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 इसका स्केल। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारे पास फोर्स आ गया पीछे। हम न्यूटन के लॉ से हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के। एम क्या है यहाँ पे, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। तो जब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो फोर्स हमारा कितना आया था, 2.3 × 10⁻⁻8 अपॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन प्रोटॉन की। तो वो कितनी आएगी, 2.3 × 10⁻⁻8। और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, हमें यही निकालना था बी पार्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन ऑन थ्रेड अनदर। ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये स्फीयर है ए और ये स्फीयर है बी। दो स्फीयर लिए हमने ए और बी। ए को हमने एक थ्रेड से लटका रखा है, दूसरे को हमने ऐसे सिंपल पकड़ रखा है। ठीक है, उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर। बीच का डिस्टेंस क्या है उनका, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करा, ए और बी को हम दो और स्फीयर के कांटेक्ट में लेके आए। ए को हम लेके आए सी के कांटेक्ट में और बी को लेके आए हम डी के कांटेक्ट में। ठीक है, कांटेक्ट में लाने के बाद हमने इसको वापस अलग कर लिया। तो अलग करने के बाद हमें क्या दिखा, जो ए और बी की जो बीच की सेपरेशन थी वो 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या है, पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब 5। इसका मतलब पहले से हाफ हो गई है, अब 10 से 5 हुई। इसका मतलब जो डिस्टेंस है उनके बीच की हाफ हो गई है। ठीक है, हम सब लेट कर लेते हैं अब कि ए पे चार्ज कितना है Q1 और बी पे चार्ज कितना है Q2। तो हमने लेट कर लिया कि चार्ज ऑन ए कितना है Q1 एंड चार्ज ऑन बी कितना है Q2। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियली जो फोर्स था। अब हम क्या करें, देखो इस Q1 चार्ज को, मतलब कि ए स्फीयर को जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, उसको हम सी के कॉन्टैक्ट में लेके आए तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो ए पे कितना होगा Q1/2 और सी पे भी कितना होगा Q1/2। ऐसे ही बी पे कितना हो जाएगा Q2/2, क्योंकि यहाँ भी तो डिवाइड होगा, ये भी कितना हो जाएगा
Q2/2। ठीक है, अब हमने इसको अलग कर दिया, तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू के Q1/2 इंटू Q2/2। और डिस्टेंस भी हमने यहाँ देखी थी, पहले 10 थी फिर 5 होगी, यानी कि हाफ होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा के Q1/2 इंटू R² इंटू 4 F इक्वल टू के Q1/2/R²। ये दोनों फोर्स सेम है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमें इस पे क्या निकालना था, एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड जो रिपल्शन थी वो निकालनी थी कि फोर्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा, सेम रहेगा या चेंज होगा, चेंज होगा तो कितना होगा। लेकिन हमने यहाँ देखा हमारे पास कितना है, फोर्स कितना है, सेम है दोनों का, इनिशियली भी सेम है एंड फाइनल फोर्स जो निकला है वो भी क्या है, सेम। तो इसका मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, सेम फोर्स होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है हमने, एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं क्या कह रहा है कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, उसके वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रखे हैं Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, तीनों Q के इक्वल है, तो Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q एंड Q3 इक्वल टू Q। ठीक है जी, आगे क्या कह रखा है, द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज साइड L, साइड क्या दे रही है हमें L। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, जो एक Q चार्ज है इस पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, विद द सेम साइन एज Q। और Q का साइन क्या है, जो कि जो इन Q का है, जो कैपिटल Q का साइन क्या है, जो इन Q का है। इसका मतलब क्या है, अगर ये Q पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है, इसको कहाँ पे रखा हुआ है हमने, सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, और हमें इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है इन सब की वजह से। अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता है, अगर सेम चार्ज हो, ये सेम चार्ज है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी सेम है, सेंटर पे है, सेंट्रॉइड पे ट्रायंगल के, तो ये डिस्टेंस सेम होंगी तीनों। जब डिस्टेंस सेम होती है, चार्ज सेम होता है, तो टोटल फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स 0 होता है, हमें पता है। लेकिन अब हमें प्रूव करना है यहाँ से कि इसमें कितना होगा, 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें पता है कि यहाँ पे टोटल चार्ज 0 होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं, इन दोनों का सेम साइन है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, F पे कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये FB की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये इसको रिपेल करेगा, तो FC की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, ये ट्रायंगल थी, यहाँ पे Q चार्ज पड़ा था, A B C, इस पे हमें टोटल क्या निकालनी है, इस पे हमें क्या निकालनी है, टोटल फोर्स निकालनी है। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, के Q1 Q2/R²। यहाँ पे चार्ज Q पड़ा था, Q1 पता है हमें क्या है, Q है, ये सारे Q1, और Q2 क्या है, ये Q। लेकिन मेन फंडा किसका है, हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस। हमें R नहीं पता, R क्या है यहाँ पे, तो मेन हमारा फंडा क्या है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, AD परपेंडिकुलर किस पे, BC पे। हमने क्या करा, ड्रॉ करा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब हमें R निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो h² किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी। देखो ये साइड हमारे पास क्या थी, एल। ठीक है, ये साइड हमारे पास क्या थी, एल। ये भी क्या है, एल। ठीक है, ये हमने सेंटर से लाए इसको, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, सेंटर से है तो इसका मतलब ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा l/2 और ये भी क्या होगा l/2। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे l का स्क्वायर माइनस ये क्या है l/2 का स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 3l स्क्वायर बाय 4, तो p कितना आ जाएगा √3l/2। ये हमारे पास आ गया p, और p क्या है यहाँ पे AD, तो हमारे पास AD क्या आया है √3/2l। ठीक है, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हमें ये पता है सेंट्रोइड है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 में, ये 2 में, ये 1 में, ये टोटल कितना है ये 3, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा 3 का 2/3 पार्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/3 पार्ट। ये हमें पता है कि 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये कंप्लीट 3 है, तो इतना पार्ट कितने में हो जाएगा, इस पूरे AD का 2/3 पार्ट होगा ये चीज़, और ये चीज़ कितनी होगी इस AD का 1/3 पार्ट। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ ये इसको O पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ AO निकालना है। तो AO कैसे आएगा, इस AD का 2/3, इस AD का 2/3 पार्ट। ठीक है, AD हमारे पास क्या है √3/2l इंटू 2/3, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा l/√3, ये कट जाएगा, इसमें एक √3 नीचे बच जाएगा, तो AO कितना आ जाएगा l/√3। और ये AOE क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है r, तो हम क्या कहेंगे r क्या आ जाएगा हमारे पास l/√3। ठीक है, अब हम निकालते हैं फोर्स, F कितना होगा कि Q1 Q2/r कितना आया है हमारे पास l/√3, तो हम यहाँ रख देंगे r क्या है हमारे पास l/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3kq/l स्क्वायर। ठीक है, F भी कितना आएगा, यही सेम QQ, और डिस्टेंस भी क्या है यही सेम है, तो इसमें भी हम सिमिलरली यही करेंगे, l/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 3kq/l स्क्वायर, और FC कितना आएगा यही सेम kq l/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 3kq/l स्क्वायर। ठीक है, हमने ये तीनों फोर्स निकाल लिए। अब ये था, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, ये इधर लगा रहा था, और ये नीचे लगा रहा था। ठीक है, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, ऊपर। मैं इसको अलग लेके दिखाती हूँ आपको, यहाँ था, एक इधर लगा रहा था, एक इधर लगा रहा था, और एक यहाँ। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा ऊपर, तो हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फोर्स FA था, ये FB था, और ये FC था, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को हम रिजोल्व कर लेंगे इसके कंपोनेंट में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम रिजोल्व कैसे करते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा में। तो अब हमें देखना है कोस थीटा कहाँ आएगा, साइन थीटा कहाँ आएगा। ये जब हम इसको, ये जो फोर्स है इसको जब हम ऐसे रिजोल्व करेंगे, एक तो कैसे होगा, ये ऐसे रिजोल्व होगा, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ, और ये FC कैसे होगा, एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कोस थीटा का होगा, जब हम इसको ऐसे रिजोल्व करेंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, तो ये साइड क्या हो जाएगी हमारे पास कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा FB कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा FB साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा FC कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा FC साइन थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये तीनों क्या है सेम, तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC, इसको F के इक्वल ले लें
क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहे हैं तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम इसको क्या देंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये साइन अपोजिट है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स कितना आएगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो एफ बी साइन थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो इसको एफ एफ लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2f साइन थीटा। अब मेन फंडा क्या आ गया यहाँ पे, थीटा, एंगल कितना होगा वो हम देखते हैं यहाँ से। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये कंप्लीट कितना होता है 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, इतना 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। तो हम यहाँ रख देंगे 2f साइन 30। और साइन 30 कितना होता है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो रख देंगे हम 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास f आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्या आ गया f, और ये तो हमारे पास f है तो था ही f। ये भी देखो, अब ये देख, ये दोनों इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे q चार्ज पड़ा था उस पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 0। तो हमें यही निकालना था कि जो ये चार्ज पड़ा है q, यहाँ पे O पॉइंट पे जो ये चार्ज q पड़ा है, इसमें टोटल फोर्स निकालनी थी और वही हमने निकालनी है। टोटल फोर्स कितनी आ जाएगी 0। तो यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आज हम यही 6 क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।